वर्ल्ड वॉर वन जब 1918 को ख़त्म हुई तो जंग की तबाहियां देखने के बाद अक्सर स्टेट्स अमन चाहते थे और जो छोटे बड़े इश्यूज थे उनको एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज के जरिए रिजॉल्व करने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ लीग ऑफ नेशंस ने भी कुछ इश्यूज में मीडिएट की, अगरचे कुछ ऐसे केसेस भी थे जहां लीग ऑफ नेशंस नाकाम साबित हुई। ताहम जंग के बाद एक उम्मीद सी पैदा हुई थी कि अब स्टेट्स पीस को प्रेफर करेंगे और हालात भी कुछ साजगार साबित हुए थे कि जब तक कि एडोल्फ हिटलर की 1933 में एंट्री नहीं हुई थी। तो इस लेक्चर में हम 1919 से लेकर 1920 तक के रिलेशंस और सिनेरियो को एनालाइज करेंगे और दूसरी वीडियो में हम 1924 से 1933 तक के एटमॉस्फेयर का जायजा लेंगे ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो। तो 1933 ये वो पीरियड है जो पहले जंग यानी वर्ल्ड वार वन से वर्ल्ड वार टू तक के दरमियान की पीरियड है। तो इस दरमियान जो सिनेरियो था और जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे यूरोप में, क्योंकि जो बड़े पावर्स थे, जो सुपर पावर्स थे वो यूरोप में थे, तो हम यूरोप की इस दरमियान इस पीरियड के इंटरनेशनल रिलेशंस को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद टर्की जो कि डिफीटेड पावर्स में से एक था उसे बुरी तरह ट्रीट किया गया, उसके बहुत सी रीजन्स और टेरिटोरीज को दूसरे स्टेट्स को दिए गए। तो टर्की इस डिसीजन और एग्रीमेंट्स को वो अपोज करना चाह रहा था। तो दूसरी तरफ इटली था, इटली विक्टोरियस पावर्स में एक था, लेकिन ये भी खुश नहीं था क्योंकि 1922 को मुसलिनी हुकूमत पे आया था। तो उसने बहुत से डिसीजंस को रिजेंट किया, उनको अपोज किया। जैसे कि एक रीजन थी जहाँ पे वो फ्यूम कहते हैं, वो फ्यूम वो क्लेम कर रहा था, मुसलिनी यानी इटली क्लेम कर रहा था कि ये रीजन इटली के हिस्से में आए, लेकिन वो यूगोस्लाविया को दिया गया था। और दूसरी चीज़ जो हुई थी, जो दूसरी इशू थी, वो इशू ये थी कि एक कर्फ्यू इंसिडेंट हुई थी। वो कर्फ्यू इंसिडेंट ये थी कि इटली का एक कैप्टन था जो गया था ग्रीस और अल्बानिया के दरमियान जो इनकी बॉर्डर इशू था, उनको उस मसले को हल करने के लिए वहाँ पे वो मारा गया। तो दूसरी इंसिडेंट हुई थी। और फिर तीसरी इंसिडेंट यानी इशू ये थी कि इटली ने अल्बानिया पे हमला कर दिया। तो ये चीज़ें इस पीरियड में टर्की और इटली की तरफ से हुई। फ्रांस और जर्मनी के रिलेशंस और भी पहले से ज़्यादा तल्ख हो चुके थे। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लियोर्ड जॉर्ज ये सोच रहा था कि इनके दरमियान रिकन्सिलिएशन किया जाए, उनको राज़ी किया जाए। तो उसने जेनेवा कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई, लेकिन इसके बावजूद भी जो 1922 में कंडक्ट कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों करीब नहीं आए थे, तो एक फेलियर थी। और फिर क्या हुआ कि फ्रांस ने रोड एक रीजन थी जो जर्मन यानी टेरिटोरी थी, वहाँ पे उसने अटैक किया। ये वो एक इंडस्ट्रियल एरिया थी, वहाँ पे उसने अटैक किया क्योंकि जर्मनी उसे रेपरेशंस अदा नहीं कर पा रहा था। तो फ्रांस ने उसके इंडस्ट्रियल एरिया से गुड्स इस तरह की चीज़ें लेकर उसने जाने की कोशिश की कि अगर वो पैसे ही नहीं दे रहा है तो मैं गुड्स ले जाऊं। तो ये रिलेशंस में एक और मतलब एक अप्स डाउन मजीद आते गए और एस्केलेशन बढ़ती गई। यूएसए जो कि कल तक पॉलिटिकली बिल्कुल आइसोलेटेड था, लेकिन उसने भी यूरोप के अफेयर्स में दखल देना शुरू किया और उसने कहा जो वार डेट्स हैं यूरोप पे वो जल्दी से जल्दी अदा करें। हालांकि यूरोप इस टाइम खुद भी टूट चुका था, बहुत कमज़ोर हो चुका था, तो वो इस टाइम अदा नहीं कर पा रहा था। तो यूएसए ने भी प्रेशराइज की। यूएसएसआर भी खुश नहीं था क्योंकि 1918 में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन वहाँ पे उसकी अपसर्ज हुई थी, तो उसे जापान और वेस्ट ने उसे फंडिंग की और उसे हेल्प की ताकि वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन को क्रश कर सकें। तो यूएसएसआर ये नहीं चाहता था। तो यूएसएसआर की भी रिलेशंस उन स्टेट्स की तरफ तल्ख हो चुके थे जो उसके अंदरूनी मामलात में इंटरवेंशन कर रहे थे। और जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ पीस सेटलमेंट यानी वर्ल्ड वार वन के बाद जो पीस सेटलमेंट्स हुए थे उनके रिजल्ट में जो स्टेट्स बने थे जैसे चेकोस्लोवाकिया थे और स्लोवाकिया और पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये जितने स्टेट्स थे ये न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। तो इनके अपने अंदरूनी कुछ डिविजन्स थे और कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो ये प्रॉब्लम और डिवीजन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए सबसे बड़े मसले थे। तो अब दूसरी जो पार्ट इस वीडियो के हम डिलीवर करेंगे और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझाने की कोशिश करेंगे कि इस दरमियान 1919 से 1933 तक यानी दूसरी जंग अजीम तक दरमियान की एटमॉस्फेयर कैसी थी, इस टाइम रिलेशंस दुनिया के कैसे थे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।